हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए कैटल जोन। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम संघ पोरीफेरा के बारे में। तो इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो जंतु होते हैं उनका किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। तो उनका जो वर्गीकरण है दो प्रकार से किया गया है, उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो भाग है वो है प्रोटोजोआ और दूसरा पार्ट है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में ऐसे सभी जीव आते हैं जो एक कोश की होती हैं, जिनमें यूनिसेलुलर सेल्स पाई जाती हैं, और मेटाजोआ में वे सभी जीव आते हैं जो बहुकोश के जीव होते हैं, जिनमें मल्टी सेलुलर सेल्स पाई जाती हैं। जो एक कोश के जीव होते हैं उनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, जिसके आधार पर, उसी एक कोशिका के आधार पर वो प्रत्येक कार्य को करते हैं। जैसे रेस्पायरेशन भी उसी से करेंगे, और एक्सक्रेशन भी उसी से करेंगे, और मूवमेंट, चलना फिरना होगा वो भी उसी कोशिका से करेंगे। लेकिन मेटाजोआ में ऐसा कुछ नहीं होता है। मेटाजोआ में प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक अलग कोशिका होती है। जैसे इसमें रचना के आधार पर जो बहुकोश के जीव होते हैं दो भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट है इनवर्टिब्रेट्स, जिसको अकशेरुकी कहते हैं, और दूसरा पार्ट है वर्टिब्रेट्स, जिसको कशेरुकी कहते हैं। अब इनमें क्या अंतर है देख लेते हैं। इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं जीव, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, और जो वर्टिब्रेट्स यानी कि कशेरुकी होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। जैसे मनुष्य, कुत्ता, भैंस, गाय, ये सब इसमें आते हैं। और इनवर्टिब्रेट्स के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था, इसमें कुछ संघ को पढ़ा था, फाइलम को पढ़ा था, जैसे पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। ये लगभग 9 से 10 है इनकी संख्या। प्रत्येक को हम बारी बारी से पढ़ते जाएंगे, प्रत्येक की वीडियो में कवर करते जाएंगे। तो जैसा पहला इसमें है पोरीफेरा, तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को पोरीफेरा के बारे में। पोरीफेरा के सामान्य परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरा शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पोरस, जिसका मतलब होता है छिद्र, और फेरो का मतलब होता है धारण करना, किसी, यानी कि कह सकते हैं कि ऐसा जीव जो छिद्रों को धारण किए हुए है, अपने आप में छिद्र पाए जाते हैं, ऐसा जीव। और यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, से बना है। अतः पोरीफेरा का मतलब छिद्रों को धारण करने वाला होता है। इनके शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं जो सूक्ष्म होते हैं, यानी कि इनको हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। इसलिए इनको सामान्य नाम में स्पंज कहा जाता है। जो स्पंज होते हैं, जो इनका साधारण नाम होगा वो स्पंज होगा। और इनकी वर्तमान में जाति की बात करें तो लगभग 5000 जातियाँ इनकी प्रेजेंट टाइम में पाई जाती हैं। और जो छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनको ओस्टिया कहा जाता है। जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनको ओस्टिया कहा जाता है। ओस्टिया के माध्यम से क्या कार्य करते हैं, ये बाहर से पानी को अपने शरीर के अंदर खींचते हैं। जो छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनसे पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। और उन सूक्ष्म छिद्रों की संख्या अनगिनत होती है। ऐसा नहीं है कि 2 होंगे, 4 होंगे, इस तरह से उनकी संख्या कोई निश्चित नहीं होती है। रॉबर्ट ग्रांट ने स्पंजों को जंतु में सम्मिलित किया, यानी कि 1825 में वैज्ञानिक आए रॉबर्ट ग्रांट। उन्होंने उनको स्पंजों को जंतुओं की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। इस 1825 से पहले इनको प्लांट्स की श्रेणी में रखा गया था, प्लांट्स इनको माना जाता था। और उन्होंने ही इसका नाम पोरीफेरा दिया, यानी कि सामान्य नाम से पोरीफेरा नाम दिया। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्पंजों को पोरीफेरा नाम किसने दिया और कब दिया। तो 1825 में रॉबर्ट ग्रांट ने इनको पोरीफेरा नाम दिया। देख लेते संघ पोरीफेरा के सामान्य लक्षण। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरा। ये बहुकोश के जंतु अर्थात मेटाजोआ होते हैं। प्रोटोजोआ में हमने पढ़ा था कि उसमें केवल एक ही कोशिका होती है, लेकिन इसमें एक कोशिका नहीं होती, अनगिनत इसमें बहुकोश के जीव होते हैं। इनका शारीरिक संगठन की बात करें, कोशिकीय स्तर तक का होता है, यानी कि कोशिकाओं से आपस में अटैच होती है। इनमें ऊतकों का अभाव होता है। ऊतक क्या होते हैं, सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर बनती कोशिकाएं। कोशिका थोड़ा सा दूर दूर होती हैं, और कोशिकाएं बनने के बाद फिर एक ग्रुप बनाती हैं। उस ग्रुप को हम ऊतक कहते हैं। ऊतक, जिसको टिश्यू भी कह सकते हैं, इंग्लिश में टिश्यू इसको बोलते हैं। और टिश्यू या ऊतक से ही किसका निर्माण होता, ऑर्गन्स का निर्माण होता, ऑर्गन्स, अंगों का निर्माण होता। तो कह सकते हैं कि पोरीफेरा के सदस्यों में ऊतक नहीं पाए जाते। जब ऊतक नहीं बनेंगे तो ऑर्गन्स का निर्माण भी इसमें नहीं होता है। नंबर 3,
सभी स्पंज जलीय होते हैं। ये मुख्य रूप से जल में ही पाए जाने वाले जीव होते हैं और ये सी वाटर समुद्र में जल में पाए जाते हैं। कहीं कहीं इनकी प्रजाति ऐसी भी होती हैं जो फ्रेश वाटर में तालाब झीलों में भी देखने को मिलती रहती हैं। और उसमें क्या है कि ये समुद्र के जल में होते हैं, पत्थर जो होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उनके आधार पर बेस पर चिपके हुए रहते हैं स्थानबद्ध और असममित होते हैं। यानी कि असममित, और असममित से मतलब है यानी कि कोई भी एक इसका हम सदस्य लें उसको बीच में से नहीं काट सकते, उसके एक सदस्य के बराबर दो हिस्से नहीं कर सकते। यानी कि इधर से काटेंगे तो यहीं से कटेगा, उसके केंद्र को वो छुएगा नहीं। नंबर 4 देख लेते हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनमें एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म दोनों जनन स्तर पाए जाते हैं। जो रिप्रोडक्शंस सेल्स होती हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें एक्टोडर्म यानी कि बाहर का भाग और एंडोडर्म होता अंदर का भाग, दोनों तरह से मतलब वो कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एक्टोडर्म द्वारा पिनेकोडर्म और एंडोडर्म द्वारा कोएनोडर्म को बनाया जाता है, बनता है। कह सकते हैं कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक्टोडर्म द्वारा किसका निर्माण होता है, तो एक्टोडर्म द्वारा पिनेकोडर्म का निर्माण और एंडोडर्म द्वारा कोएनोडर्म का निर्माण होता है, बनते हैं। नंबर 5, इनमें अंतःकंकाल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 तथा सिलिका SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बने कंटकों स्पाइसेल्स तथा स्पंजिन तंतुओं का बना होता है। यानी कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जो हड्डियां इनमें पाई जाती हैं, वो CaCO3 का भारी कवर्ड होते हैं ये, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने कंटकों से बना होता है। डायग्राम के माध्यम से इसको देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर ये अलग अलग जीव हैं, ये यहाँ से ये पूरा अलग जीव है और इनकी बॉडी पर क्या है कि सूक्ष्म छिद्र होंगे। यहाँ पर जैसे मैं इसमें आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, सूक्ष्म छिद्र होंगे। सूक्ष्म छिद्रों को जैसे मैंने बताया था, इनको ओस्टिया कहा जाता, ओस्टिया। और इनका जो वर्क होता पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना होता। और ये क्या है, ये ओस्कुलम है। जब इसमें पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो इस ओस्कुलम के माध्यम से ही ये अपने बॉडी के अंदर से अनावश्यक पानी को बाहर निकालते हैं। ये ओस्कुलम होगा और ये सूक्ष्म छिद्र ओस्टिया होंगे। इसकी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। स्पंज की देहभित्ति में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को ओस्टिया कहते हैं, जो मैंने अभी बताया, जो मध्य में स्पंज गुहा में खुलते हैं। ये गुहा शीर्ष पर उपस्थित एक बड़े छिद्र में खुलती हैं, जिसे प्राशय या ओस्कुलम, जो शीर्ष पर मैंने बताया था कि यहाँ पर जो अनावश्यक बॉडी का पानी है उससे बाहर निकलता है, जिसको हम ओस्कुलम कहते हैं। स्पंज की देहभित्ति 2 परतों की बनी होती है, जिसको पिनेकोडर्म तथा कोएनोडर्म से बनी होती है, जिनके बीच में जेली जैसा समान मीजेनकाइमा पाया जाता है। इनके जो पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म कोशिकाएं होती हैं, इनके बीच में क्या पाया जाता है, मीजेनकाइमा पाया जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पिनेकोडर्म तथा कोएनोडर्म के बीच में क्या पाया जाता है, तो मीजेनकाइमा पाया जाता है। बाह्य त्वचीय उपकला डर्मल एपिथीलियम या पिनेकोडर्म, यह स्तर संकुचनशील चपटी पिनेकोसाइट्स कोशिकाओं से बना होता है। पिनेकोसाइट में पिनेका का अर्थ त्वचा जो स्किन होती है तथा साइट का अर्थ कोशिका सेल से होता है। ये कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई रहती हैं, यानी कि आपस में बॉन्डिंग बनाती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। यहाँ पर ये डायग्राम के माध्यम से देख रहे हैं, इसमें ये यहाँ पर ओस्कुलम पाया जाएगा ये, और यहाँ पर ये जो सूक्ष्म छिद्र हैं ये ओस्टिया हैं। और इसमें जनन की बात करें कि रिप्रोडक्शन इसमें किस प्रकार का होता है, ये भी यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है कि जनन इसमें कितने प्रकार का होता है या कौन कौन सा होता है। तो इसमें जो जनन देखने को मिलेगा वो लैंगिक, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, अलैंगिक जनन दोनों ही प्रकार इसमें होते हैं। तो पहले हम अलैंगिक के बारे में देख लेते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं
कि यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता। तो जैसे ही कोई भी एक जीव है तो एक जीव में से क्या है कि बडिंग की प्रक्रिया होने लगती है, बड जिसे कहते हैं या बडिंग कह सकते हैं, कि एक मूल जीव से ही उभार सा उत्पन्न होने लगता, वो उभार धीरे धीरे ग्रोथ करने लगता और ग्रोथ करने के बाद वो क्या है कि उसके जैसा ही मदर सेल के जैसा ही बन जाता है और फिर वो उससे अलग होकर अपना कार्य करने लग जाता। तो ये अलैंगिक जनन के अकॉर्डिंग कार्य करता है बडिंग प्रक्रिया। और इसमें क्या है, ये जैसे डायग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पर ओस्कुलम है, ये स्पाइक्यूल बेस है यानी कि नुकीला आधार इसमें देखने को मिलता है। और दूसरे जनन की बात करें तो वो होता है लैंगिक जनन, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि कोई भी एक जीव है, मानकर चलो यही एक जीव है कि यहाँ पर नीचे को पाया जाएगा इसमें ओव्यूल और ऊपर को बनेंगे इसमें स्पर्म। स्पर्म में क्या होगा कि दोनों स्पर्म और ओव्यूल मिलेंगे और एक नए जीव का निर्माण कर देंगे। वो लैंगिक जनन के अकॉर्डिंग कार्य करता है। डायग्राम में देख रहे हैं सबस्टम, ये यूस्पोंजिया है। नंबर 2 गैस्ट्रोडर्म या कोएनोडर्म। यह स्तर छोटी अंडाकार कीपनुमा कोशिकाओं का बना होता है। इन कोशिकाओं को कोएनोसाइट्स, कोलर कोशिका या कीप कोशिका कहते हैं। ये कोशिकाएं स्पंज गुहा को ढके रहने का कार्य करती हैं। डायग्राम के माध्यम से देख रहे हैं कि जो इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं वो क्या होती हैं कि यहाँ पर कुछ अंडाकार कोशिकाएं इसमें देखने को मिलेंगी और कुछ कोशिकाएं कीपनुमा होती हैं जो इसको स्पंज गुहा को, ओस्कुलम को ढकने का प्रयास करती है, सुरक्षा कवच के रूप में इसका कार्य करती हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो कृपया लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी।